हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लिमिटेशंस ऑन नेशनल पावर, जो कि नेशनल पावर के टॉपिक का 5th एंड फाइनल पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब तक हम नेशनल पावर के मीनिंग को समझ चुके हैं, इसके टाइप्स और डिटर्मिनेंट्स को भी समझ चुके हैं, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे फैक्टर्स जो एक देश की नेशनल पावर को लिमिट करते हैं। हर देश पावरफुल बनना चाहता है, इसके लिए वो पावर को यूज करता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वॉर जैसी स्थिति ना आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल पावर पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएं, ताकि कोई भी देश अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। तो ऐसा सबसे पहला लिमिटेशन है बैलेंस ऑफ पावर। इस पर भी मैं आगे चलकर एक लेक्चर वीडियो बनाऊंगी। बैलेंस ऑफ पावर मेनली एक चेक है दूसरे देश की बढ़ती हुई पावर पर। इसको यूज किया जाता है ताकि एक देश को प्रिवेंट किया जाए बहुत ज्यादा पावरफुल बनने से। इस कॉन्सेप्ट का मानना है कि अगर कोई स्टेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई, इससे इंटरनेशनल लेवल पे जो बैलेंस होता है उसको खतरा होगा और इससे वॉर के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस ऑफ पावर, अगर एक देश बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है तो दूसरे स्टेट को या ग्रुप ऑफ स्टेट्स को साथ में आना चाहिए और एक बैलेंस ऑफ पावर एस्टैब्लिश करना चाहिए, ताकि दूसरी स्टेट की बढ़ती हुई पावर को चेक में रखा जा सके। सो अगर कंट्री ए है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, तो कंट्री बी, सी और डी साथ में आएंगे और अपना एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करेंगे। इससे क्या होगा, जो कंट्री ए की पावर है और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें कंट्री बी, सी और डी हैं, उसकी जो पावर है, इन दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलरली इक्वल हो जाएंगी। बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकती, बट ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी, और इससे इस्टेब्लिश होएगा बैलेंस ऑफ पावर। इस कॉन्सेप्ट का मकसद ही ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, कोई देश भी बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बने। और ऐसी काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू बैलेंस ऑफ पावर को इस्टेब्लिश किया जाता है। वो है डिवाइड एंड रूल, कॉम्पनसेशन एंड एक्विजिशन, आर्मामेंट एंड इंटरवेंशन, अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस एंड बफर स्टेट फॉर्मेशंस। बैलेंस ऑफ पावर की लेक्चर वीडियो में हम इन सभी टेक्निक्स को डिटेल में समझेंगे। फिर नेक्स्ट लिमिटेशन आती है इंटरनेशनल लॉ। ये ऐसे रूल्स होते हैं जो नेशन स्टेट्स अपने आप पर बाइंडिंग मानते हैं, और ये रूल्स स्टेट्स के बिहेवियर को इंटरनेशनल रिलेशंस में रेगुलेट करते हैं। उनको बताते हैं कि उन्हें इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे बिहेव करना है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स के बिहेवियर को डायरेक्ट और कंट्रोल भी करता है। इट कंसिस्ट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। चाहे वॉर का टाइम हो या पीस का टाइम, इंटरनेशनल लॉ में ऐसे लीगल फ्रेमवर्क हैं जो देशों को आपस में रिलेशंस कंडक्ट करने में मदद करते हैं। इट डिक्लेयर्स वॉर एज एन इलीगल मीन्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरनेशनल लॉ वॉर को एक इलीगल मीन्स बताता है अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो किसी भी देश को वॉर की सहायता नहीं लेनी चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए, एज पर द इंटरनेशनल लॉ। और इसका जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वो है इंटरनेशनल पीस को सिक्योर करना और साथ ही साथ सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को भी अचीव करना। देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो होता है, इट इज बैक्ड बाय द कॉमन कंसेंट, नेचुरल लॉ, इंटरनेशनल मोरालिटी, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड इट्स यूटिलिटी। तो एक मेजर लिमिटेशन रहता है स्टेट की नेशनल पावर में, वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। इट ऑल्सो लेज डाउन रूल्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड कंडक्ट ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशंस। डिप्लोमैटिक रिलेशंस को कैसे कंडक्ट करना है उसके रूल्स भी इंटरनेशनल लॉ में बताए जाते हैं। हालांकि ये एक वीक लॉ है जो कि इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। इट इज नॉट बैक्ड बाय फोर्स। देखिए, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अबव स्टेट सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी इज सुप्रीम। और इस चक्कर में क्या होता है, जो स्टेट्स होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानती हैं, वो सिर्फ उन्हीं नॉर्म्स या रूल्स को मानती हैं जो उन्हें बेनिफिट करते हैं। और यही इंटरनेशनल लॉ की सबसे बड़ी वीकनेस है।
हाउएवर डिस्पाइट दैट ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है एक देश की एक्सरसाइज ऑफ पावर पे। थर्ड लिमिटेशन इज द वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। कम्युनिकेशंस की डेवलपमेंट से, आईटी रेवोल्यूशन के आने से पूरी दुनिया एक तरह से इंटीग्रेट हो गई है। लोग एक दूसरे से इजीली कनेक्ट हो गए हैं और इसने वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के राइज होने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का जो एक डर होता है वो एक देश को फोर्स कर सकता है या तो किसी पॉलिसी को ना फॉलो करने के लिए या एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करने के लिए। आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के फेवर में जो एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन रहा है उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है बिहाइंड वेरियस ट्रीटीज लाइक द INF ट्रीटी, START 1, START 2 ट्रीटी। और डिसआर्मामेंट टॉक्स को एक बढ़ावा मिला है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। जब लोग इकट्ठा होकर मूवमेंट्स करें, अपनी वॉइस को रेज करें, कैंपेन्स लीड करें, प्रोटेस्ट में पार्ट लें, तो इससे एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है। और आज के ज़माने में ग्लोबल पीस मूवमेंट्स का होना, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्ममेंट के फेवर में मूवमेंट्स होना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स होना या ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मूवमेंट्स होना ऑल अक्रॉस द ग्लोब, ये शो करता है कि एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन एग्जिस्ट करता है। लेकिन वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव नेशनलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाया है। एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन USA की इराक पर वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाया। तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन का होना किसी देश की एक्सरसाइज ऑफ पावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट डिस्पाइट ऑल दिस, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है वो एक स्टेट की नेशनल पावर को इन्फ्लुएंस करता है। हाइपोथेटिकली आप सोच के देखिए कि एक देश है वो क्लाइमेट चेंज ट्रीटी को साइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है अगर उसने ये साइन कर ली तो उसकी नेशनल पावर जो है वो कम हो जाएगी, उसे अपनी कुछ इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी जिससे उसे बहुत नुकसान होगा। लेकिन ऑल अक्रॉस द ग्लोब एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होता है इस डिसीजन के अगेंस्ट, तो उस देश को मजबूर होकर वो क्लाइमेट चेंज ट्रीटी दोबारा से साइन करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है वो एक लिमिटेशन साबित हुआ एक देश की नेशनल पावर पे। उसके बाद आता है इंटरनेशनल मोरालिटी। जिस प्रकार ह्यूमन बिहेवियर को सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स या रूल्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है, स्टेट्स के बिहेवियर को भी इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मोरालिटी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये ऐसे मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो नेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस में फॉलो करते हैं। और इंटरनेशनल मोरालिटी की वैल्यूज का एग्जाम्पल है पीस, ऑर्डर, इक्वालिटी, गुडनेस, म्यूचुअल हेल्प, respect for life and liberty of all and the respect for the human rights of all। तो ये कुछ ऐसे सही वैल्यूज या मूल्य हैं जिन्हें सब स्टेट्स फॉलो करते हैं और ये भी एक देश की नेशनल पावर पर एक लिमिटेशन साबित होते हैं। पीस एक इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यू है। लगभग सभी देश ये मानते हैं कि वॉर को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे सभी का नुकसान होता है और हमें पीस और म्यूचुअल को एक्सिस्टेंस में बिलीव करना चाहिए। UN का चार्टर भी यही कहता है। तो इंटरनेशनल मोरालिटी ने एक रोल प्ले किया है वॉर के अगेंस्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्ट्रेंथन करने में और इससे नेशनल पावर के मिसयूज को भी रोका जाता है क्योंकि अगर एक देश वॉर पे जा रहा है तो वो अपनी नेशनल पावर का मिसयूज ही तो कर रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मोरालिटी का एक माइनर सा ही रोल है एज अ लिमिटेशन ऑन नेशनल पावर। The fifth limitation on national power is international organizations। 1919 से ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन करती आ रही हैं। पहले लीग ऑफ नेशंस थी, फिर 1945 के बाद यूनाइटेड नेशंस आई, which has been functioning as a international organization since then। तो UN का जो चार्टर है वो कुछ ऐसे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात करता है जो इसके मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को लाया ही एग्जिस्टेंस में इसलिए गया था ताकि पीस एस्टैब्लिश किया जाए और फर्दर वॉर्स को अवॉइड किया जाए।
और साथ ही साथ ये ऐसे मीन्स भी बताता है जिसके थ्रू डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल किया जा सके मेंबर स्टेट्स के बीच में। और यूनाइटेड नेशंस में कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रोविजन भी है, विच बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कि अगर एक देश पर कोई हमला करता है तो बाकी की स्टेट आकर उस अग्रेसर पर हमला कर देंगी। दिस इज व्हाट कलेक्टिव सिक्योरिटी इज। इसी के साथ साथ और इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टैब्लिश हुई हैं विद इन द यूएन, लाइक यूनेस्को, WHO, ILO एंड यूनिसेफ बीइंग फ्यू ऑफ देम, जो कि अलग अलग स्फेयर्स ऑफ एक्टिविटी में मेंबर स्टेट्स के एक्शंस को गाइड करती हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसी हैं जो एज अ सोर्स ऑफ लिमिटेशन रहती हैं ऑन द नेशनल पावर ऑफ ईच मेंबर स्टेट। जब कंट्रीज किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनमें आपस में कोऑपरेशन का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कन्फ्लिक्ट के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं स्टेट्स को आपस में कोऑपरेट करने के लिए, और इससे कन्फ्लिक्ट को भी कम किया जा सकता है, जिससे वॉर के चांसेस कम होते हैं। एक देश अपनी पावर का मिसयूज करने से भी अपने आप को रोकता है। हालांकि इंटरनेशनल लॉ की तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल जो है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि वंस अगेन नेशनलिज्म एंड सॉवरेनिटी आर सुप्रीम, उससे ऊपर कुछ नहीं है। नेशन स्टेट्स कई बार कोई डिसीजन ले लेती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज करती हैं, उन्हें ये डिसीजन लेने से रोकती हैं। तो नेशन स्टेट्स कहती हैं कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले, वी आर फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल, तो प्लीज हमारे मामले में इंटरवीन मत कीजिए। तो ऐसे केसेस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो लिमिटेड हो जाता है। इसके बाद आता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये भी एक डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट है जो कि एक लिमिटेशन साबित होती है ऑन नेशनल पावर। ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो हर स्टेट को सिक्योर करना होता है थ्रू कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट एनी वायलेशन बाय एनी स्टेट और स्टेट्स। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि एक देश पर अगर कोई हमला करता है तो बाकी की स्टेट्स साथ में आती हैं और जो अग्रेसर है यानी कि जिसने हमला किया है वो मेंबर स्टेट्स उस पर हमला कर देती हैं, उसके अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शन लेती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक डेटरेंट प्रिंसिपल साबित होगा। कोई भी मेंबर स्टेट दूसरे स्टेट पर अटैक करने से बचेंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर वो अटैक करती हैं दूसरे स्टेट पर तो बाकी की स्टेट्स मिलकर उस पर हमला कर देंगी। और इसका जो पर्पस है वो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। एंड ये वॉर एंड एग्रेशन के अगेंस्ट एक इम्पॉर्टेंट डेटरेंट है। स्टेट्स दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट वॉर एंड एग्रेशन करने से बचेंगी और इसी प्रकार अपने आप को पावर का मिसयूज करने से भी वो प्रिवेंट करेंगी। Another limitation is disarmament and arms control. ये भी इम्पोर्टेंट तरीके हैं जिनके द्वारा नेशनल पावर को लिमिट किया जाता है। आर्म्स कंट्रोल का मीनिंग होता है कंट्रोल ओवर एंड लिमिटेशन और रिडक्शन और कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस। आर्म्स कंट्रोल का मतलब होता है वेपन्स के नंबर में कमी लाना, उन्हें रिड्यूस करना या आर्म्स रेस को कंट्रोल करना with the help of bilateral और multilateral agreements और arrangements। वहीं disarmament का मतलब होता है weapons को या arms and ammunitions को eliminate कर देना, चाहे धीरे धीरे या एक स्ट्रोक में। यूजुअली इसमें जो ऑफेंसिव आर्म्स होते हैं उनको abolish कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है देश की नेशनल पावर पे। अगर एक देश को अपने वेपन्स कम करने पड़ जाएं, तो इस देश की नेशनल पावर में तो कमी आएगी ना। सॉर्ट, स्टार्ट ऐसे एग्जाम्पल हैं डिसआर्मामेंट ट्रीटीज के जिनके थ्रू यूएसएसआर और यूएसए को अपने स्टॉक पाइल्स कम करने पड़ गए थे। और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का कम होना देश की नेशनल पावर पर एक लिमिटेशन होता है। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑन द नेशनल पावर। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं दे एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन द नेशनल पावर।
हालांकि कुछ स्कॉलर्स ने एक और तरीका भी सजेस्ट किया है नेशनल पावर को लिमिट करने का, और वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिएट करना या एक वर्ल्ड स्टेट को क्रिएट करना, जिससे ना ही सिर्फ नेशनल पावर चेक पे रखी जाएगी बल्कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड भी किया जा सकेगा। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करे जो एक देश की नेशनल पावर पर लिमिटेशन साबित होते हैं, एक देश को रोकते हैं अपनी पावर का एक्सरसाइज करने से और अपनी पावर का मिसयूज करने से। सो होप यू लाइक द टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।